गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने स्पेक्ट्रम देखा था, उसके टाइप्स देखे थे। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, है तो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड। आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, यानी हाइड्रोजन जो गैस है या हाइड्रोजन एटम है उससे जो रेडिएशंस निकलती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उन रेडिएशंस को, उन वेव्स को हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करेंगे। तो होता कैसे है ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है वो देखना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस के अंदर लो प्रेशर पे, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है हाइड्रोजन गैस के अंदर और प्रेशर लो रखा जाता है तो रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है, हीट एनर्जी इमिट होती है, रेडिएशन इमिट होती है। इन रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास करते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया जाता है तो बहुत सारी शार्प लाइंस दिखाई देती हैं, बहुत सारी शार्प लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। इन शार्प लाइंस की अगर हम स्टडी करें तो ये शार्प लाइन कैसे दिखाई दी उसके बारे में मैं बता दूं। जैसे ही मान लो हाइड्रोजन एटम है, उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जी लेवल तो और भी है, हाँ वेकेंट है वो, ये कह सकते हैं। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इसके अंदर तो हीट एनर्जी डेवलप हुई, और हीट एनर्जी जब डेवलप हुई तो पहले जब हमने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे चले जाए या इस एनर्जी लेवल पे चले जाए या इस एनर्जी लेवल पे चला जाता है एक्साइटेड होके। लेकिन जैसे रेडिएशंस इमिट करता है यानी अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है तो ये वापस अपने लेवल पे आता है। तो मान लो फोर्थ एनर्जी लेवल से वापस आएगा, ये यहाँ पहुंचा तो थर्ड से आएगा या सेकंड से आएगा, वापस आता है। और जब वापस आता है रेडिएशंस इमिट होती है और वही रेडिएशंस प्रिज्म में से जाती हैं तो ये लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज गर्म होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, यानी जब मैंने हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो वो गर्म हुआ, हीट हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद रेडिएशंस इमिट होती है तो वो रेडिएशंस हमें दिखाई दे रही हैं इन अलग अलग लाइंस की फॉर्म में, अलग अलग वेवलेंथ की फॉर्म में। देखो कैसे, अगर मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके मान लो एनर्जी मिली, सेवंथ में चला गया या सिक्स्थ में चला गया या फिफ्थ में चला गया या फोर्थ एनर्जी लेवल पे चला गया या थर्ड पे चला गया या सेकंड पे चला गया, तो वापस उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल पे मान लो आना है, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आना है तो ये रेडिएशन जब इमिट होती है तो ये लाइंस बनती है, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। और इसकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रेज वाले वेवलेंथ के अंदर आती है। मैंने आपको बताया था, स्पेक्ट्रोमीटर बताया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, उस वेवलेंथ की कैटेगरी में ये वेवलेंथ निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब बामर सीरीज कैसे बनती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहीं भी चला गया लेकिन वापस सेकंड एनर्जी लेवल पे आता है, सपोज करो, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी इमिट करता है, और जब इमिट करता है तो वो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन की है, तो वो कैटेगरी होती है बामर सीरीज। बामर सीरीज है सेकंड एनर्जी लेवल पे सारी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके। फिर आता है पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज कब बनेगी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं भी चला गया लेकिन वापस वो थर्ड एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो रेडिएशन जो इमिट हो रही है वो इंफ्रारेड वाली है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज कब बनेगी कि जब मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहीं भी चला गया लेकिन जब वापस आ रहा है तो फोर्थ एनर्जी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो रेडिएशन जो इमिट होती है वो इंफ्रारेड रीजन की इमिट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। फिर आता है फंड सीरीज। फंड सीरीज होगी जब मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए वापस फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आता है तो रेडिएशंस इमिट जो होगी वो फंड सीरीज कहलाएगी। और सेवंथ जो है आपका वो है आपका हम्फ्री सीरीज, वहां सेवंथ एनर्जी लेवल से सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है तो होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अलग अलग सीरीज यहाँ पे बनती है जो आपको दिखाई दे रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, वापस मैं बोल रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट करेगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब हम इस एटम को हीट करते हैं तो एक्साइटेड हो गया हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, लेकिन वापस आता है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी इमिट करता है और वो एनर्जी
जब निकलती है तो उनकी वेवलेंथ जो होती है वो इस कैटेगरी की होती है, वो मैंने आपको दिखा दी है। और ये सीरीज जो बनती है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, आगे अगर अपन देखते हैं ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आपने 10th क्लास में थॉमसन मॉडल पढ़ा है ना, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है। हालांकि 11th क्लास में भी है, लेकिन सीबीएसई की नई गाइडलाइन में इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप 9th क्लास में। तो अब जो आगे का जो मॉडल है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के मैंने नोट्स भेज दिए हैं आपको, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना। और बोर्ड्स मॉडल में स्टार्ट कर रही हूँ, जो अभी हम अप्लाई करते हैं बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग देखो, एटम का स्ट्रक्चर ये माना गया है कि इसका सेंटर पार्ट होता है एक, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन जीरो है, कोई चार्ज नहीं उस पर। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एक पर्टिकुलर पाथ में रोटेट करते हैं, ये पर्टिकुलर पाथ में। और इस तरह रोटेट करते हैं जैसे कि ये सन, न्यूक्लियस को हम सन मान ले, अज्यूम कर लें, और ये प्लेनेट्स इसके चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी इसके चारों ओर रिवॉल्व होते हैं। और एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं हर कहीं रिवॉल्व, यहाँ हो गए यहाँ हो ना, हर कहीं रिवॉल्व नहीं होते हैं। और रिवॉल्व होते हैं तो इस तरह से, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इस साइड। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, लगातार बराबर चलते हैं, इस कारण इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर आके नहीं गिरते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और ये जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं वो डेफिनेट पाथ होते हैं, वो होते हैं आपके एंगुलर मोमेंट mvr इक्वल्स टू h अपॉन आपका हुआ 4 पाई, ठीक। इस एंगुलर 4 पाई नहीं 2 पाई। अगर h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इक्वल्स टू, अगर इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और जिस पाथ में वो रोटेट कर रहे हैं उनका टोटल जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आता है, तब वो उस पाथ में रोटेट करते हैं, या उसका मल्टीपल होता है। जैसे मान लो इनका प्रोडक्ट अगर इसका 2 टाइम्स आ जाता है तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल हुआ, 1 टाइम्स आता है तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हुआ, अगर 3 टाइम्स आता है तो ये थर्ड एनर्जी लेवल में रोटेट करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी लेवल बनते हैं, हर कोई पाथ में ये रोटेट नहीं करते हैं। इनका एंगुलर मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और जो रेडियस जिस पाथ में घूम रहा है, जिस रेडियस में घूमता है, उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आए तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसका डबल उसमें आए, मल्टीपल में आए सेकेंड, तो सेकेंड एनर्जी लेवल, ट्रिपल उसमें आए मल्टीपल में तो थर्ड एनर्जी लेवल। इस तरह से ये एनर्जी लेवल बनते हैं, यानी उसका एंगुलर मोमेंट h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो ना एनर्जी इमिट करते हैं और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, देखो मैंने ये बताया, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो लोअर एनर्जी लेवल पे है और वो एक्साइटेड होके हायर, एक्साइटेड कब होगा? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड होता है और हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, ये देखो 1 से 2 पे, 3rd पे, 4th पे, यानी उस समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो कब जा रहा है? जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। अच्छा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आता है, मान लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे जा रहे हैं, देख रहे हो आप एरो इधर आ रहे हैं, तो उस समय एनर्जी इमिट होती है, यानी जितनी एनर्जी है वो इमिट करता है, ठीक। तो आया समझ में? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो एनर्जी उस समय एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होके जाता है, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आता है तो यानी उसकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको इमिट करता है, तब जाके वो लोअर एनर्जी पे आता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। इसके बाद देखो आप, अगर हम बात करें
इसकी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव फॉर्म में चलती है। इन्फिनाइट पे जाके एनर्जी लेवल इन्फिनाइट पे जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम हर एक एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है और वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है इन्फिनाइट पे, वहां इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। यहाँ तक आया समझ में आपको? और ये सब कुछ मैंने एक बार वापस से समझा देती हूँ। एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, बहुत स्मॉल पार्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और रिवॉल्व करते समय क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, इस कारण वो रिवॉल्व करते हैं। ये जो पाथ बने, ये जो एनर्जी लेवल आपके बने हैं, वो पाथ बने हैं एंगुलर मोमेंट जो है वो h/2π का मल्टीपल हो, तब ये पाथ बनते हैं। ठीक है, और इन एनर्जी लेवल को हमने और नाम दिए हैं K, L, M, N, इस तरह से नाम भी दिए हुए हैं। और एनर्जी लेवल की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है एनर्जी लेवल में, तो कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है। लेकिन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी इमिट करता हुआ आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। और आपको बता ही दिया कि इन्फिनाइट पे मैक्सिमम होती है, यानी यहाँ पे जब हम चलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल पे एनर्जी जो है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा सेकेंड एनर्जी लेवल पे, उससे ज़्यादा थर्ड एनर्जी लेवल पे, उससे ज़्यादा फोर्थ एनर्जी लेवल पे, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो 0 जो है वो इन्फिनाइट पे है। यहाँ तक ये आपको बात समझ में आई होगी। तो अब देखो रदरफोर्ड मॉडल में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। रदरफोर्ड मॉडल में आपको ये प्रॉब्लम थी कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है और चार्ज पार्ट जब रिवॉल्व करता है तो रेडिएशन इमिट होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में, ऐसे तो पता है कि न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है तो ये मूव करता करता एक टाइम आएगा अपनी न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, यही बोला गया है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, यानी ये जब अपने पाथ में रोटेट करता है तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, ना वो एनर्जी गेन कर रहा है ना एनर्जी लॉस कर रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, यानी हम एटम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी आके नहीं गिरेगा, वो अपने पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा। हाँ, एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब तब करेगा जब एनर्जी लेवल को वो चेंज करता है, तब उस समय, और चेंज भी वो खुद नहीं करता, अगर एटम को एनर्जी देंगे बाहर से तब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएंगे आगे हायर एनर्जी लेवल पे, और एक्साइटेड होके चल तो जाते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की है उतनी इमिट भी करते हैं, और इमिट करते हैं तो वो वापस लोअर एनर्जी पे चले आते हैं। तो इस तरह से बोर्स मॉडल आपको समझ में आया होगा। आपको पाथ समझ में आएंगे कि ये ऑर्बिट्स बनते कैसे हैं। देखो सेंट्रल न्यूक्लियस, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, है ना। तो ये ऑर्बिट्स कब बनते हैं? ऐसा नहीं हम हर कहीं ऑर्बिट्स बना ले, हम हर कहीं इमेजिन कर ले कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना। कब होगा वो ऑर्बिट? जब बनेगा जब वो MVR, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π का मल्टीपल होगा, यानी उसके मल्टीपल में वो इंक्रीज होगा, तब जाके ये आपके ऑर्बिट्स बनते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई।